कांग्रेस में फिर एक बार सियासी घमासान तेज हो गया है। इस सियासी घमासान की वजह एक बार फिर G23 के नेताओं को माना जा रहा है। जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था वो अब हकीकत में तब्दील हो गया है। दरअसल बंगाल सहित 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद G23 के नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोला है। बंगाल में टीएमसी के चुनाव जीतने के साथ ही G23 के नेताओं ने ममता बनर्जी की खुलकर तारीफ की है। इस तारीफ के सिलसिले से कांग्रेस हाईकमान की टेंशन दोगुनी हो गई है। इसलिए कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई और बंगाल सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की है। गौरतलब है कि कांग्रेस हाईकमान को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं ममता बनर्जी को मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर देखे जाने की मांग तेज न हो जाए, क्योंकि कमलनाथ समेत G23 के तमाम नेताओं का मानना है कि ममता बनर्जी एक मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर उभरी हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि एनसीपी नेता शरद पवार, द्रमुक प्रमुख MK स्टालिन, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, सपा नेता अखिलेश यादव, TRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव के अलावा कई अन्य नेता ममता के साथ हैं। आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी और बसपा प्रमुख मायावती भी देर सबेर दीदी के साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हालात बन रहे हैं उसमें बीजेपी प्रमुख ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के आने का भी रास्ता खुला है, जिनके ममता से निजी रिश्ते भी अच्छे हैं। इतना ही नहीं, असम और केरल के भी कई कांग्रेस नेता, जिसमें के सुधाकरन और मुरलीधरन जैसे नेता भी हैं, वे पार्टी की मौजूदा स्थिति पर चुप्पी तोड़ खुलकर मैदान में आ सकते हैं। G23 के कई नेताओं ने ममता की तारीफ के पुल बांधे। G23 के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने जहां ममता को पूरब की श्रेणी बताया, तो आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा के सियासी बुलडोजर को थाम दीदी ने समावेशी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली ताकतों को उम्मीद की नई किरण दिखाई है। मनीष तिवारी ने तो ममता को झांसी की रानी करार देते हुए कह दिया कि उन्होंने इतिहास को दोहराया है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दीदी की तारीफ में कसर नहीं छोड़ी। वैसे असंतुष्ट खेमा कमलनाथ की टिप्पणी को सियासी रूप से बेहद अहम मान रहा है, क्योंकि वे कांग्रेस नेतृत्व के सबसे करीबी नेताओं में शामिल हैं। इन G23 नेताओं के एक बार फिर बगावती रुख अपनाने से सोनिया और राहुल गांधी समेत पूरी शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं। राहुल पहले ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सोनिया चाहती हैं कि राहुल अध्यक्ष बने, पर कांग्रेस की हालत और खराब होती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष को ये चिंता सताने लगी है कि अब कांग्रेस के नाराज नेता कहीं ममता को समर्थन ना दे दे। हालांकि G23 के नेताओं ने पहले ही ये कह दिया था कि सोनिया गांधी की ये मीटिंग फिजूल साबित होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार को फंसा दिया। कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी बार बार ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में उनके 2 ट्वीट से गहलोत सरकार की परेशानी बढ़ गई है। राहुल गांधी की तरफ से पहले संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन किया गया था, लेकिन बाद में राहुल गांधी संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हो गए। इसके तुरंत बाद गहलोत सरकार को भी अपने लिए गए फैसले से यू टर्न होना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 दिन पहले कोरोना महामारी को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की वकालत की थी। पूर्व अध्यक्ष की बात को मानते हुए राजस्थान सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी में जुट गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लॉकडाउन के समर्थन में थे। राहुल गांधी के संपूर्ण लॉकडाउन के सुझाव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी समर्थन करते हुए कहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन ही कोरोना की चेन तोड़ने का अंतिम विकल्प है। लेकिन अचानक राहुल गांधी के फिर से किए गए एक ट्वीट ने एकाएक सरकार की परेशानी बढ़ा दी। राहुल गांधी ने संपूर्ण लॉकडाउन से पल्ला झाड़ते हुए ट्वीट करते हुए खुद को इसके खिलाफ बताया, जिसके बाद अचानक सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर की गई तैयारियों में बदलाव करते हुए इसे लॉकडाउन का रूप दे दिया। वहीं राहुल गांधी के लॉकडाउन को लेकर 2 अलग अलग ट्वीट को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं खूब है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता अंदर खाने राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर चर्चाएं भी खूब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खुलकर इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और राजस्थान सरकार ने भी राहुल गांधी का बचाव करते हुए संपूर्ण के बदले लॉकडाउन कर दिया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी का बचाव कर एक बार फिर राहुल गांधी के खिलाफ अपनी वफादारी पेश की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ममता ने तीसरी बार राज्य की कमान तो संभाल ली है, लेकिन उससे पहले उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम के बाद राज्य में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हत्या की है, लेकिन ममता के लिए तैयार नहीं थी। न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, जिसके बाद गृह मंत्रालय को एक्शन लेना पड़ा। केंद्रीय जांच टीम ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ बैठक की है। गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से हिंसा को लेकर एक रिपोर्ट तलब की है।
बंगाल के हालात ऐसे हो गए हैं कि बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर भी हमला हुआ था और इससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही अलग अलग इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, आगजनी, हत्या और दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और ममता बनर्जी पर हिंसा को उकसाने और हिंसा की वारदात के समय चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार को लेटर लिखा था, लेकिन बंगाल सरकार ने गृह मंत्रालय के लेटर का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को दूसरी बार पत्र लिखते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी की सरकार से पूछा है कि पिछले महीने हुए चुनाव के बाद हिंसा रोकने के उपायों के बारे में अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया है। राज्य में अब तक हिंसा में 20 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। सीएम ममता बनर्जी ने खुद ही स्वीकार किया था कि 16 लोगों की जान गई है। हालांकि उसके बाद भी बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हिंसा नहीं रुक रही है। ताजा मामला बीते दिनों केंद्रीय मंत्री पर हुए हमले का है। ऐसे में अब उम्मीद गृह मंत्रालय की जांच से है कि टीएमसी की गुंडागर्दी कैसे रुकेगी। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में एक बार फिर आर पार का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। पिछले साल से ही महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में दो दल कांग्रेस और शिवसेना के बीच सियासी टकराव जारी है। ये ताजा मामला भी उसी टकराव की ओर संकेत करता है। इस मामले के मुताबिक मुंबई में बांद्रा पूर्व के कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने शिवसेना पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल जीशान सिद्दीकी के विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार के दिन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने किया, लेकिन उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक होने के बावजूद उन्हें नहीं बुलाया गया था। लेकिन नियमों के मुताबिक स्थानीय विधायक को बुलाया जाना चाहिए और जीशान सिद्दीकी इसी बात के खिलाफ जाकर शिवसेना से बगावत कर बैठे हैं। जीशान सिद्दीकी ने ट्विटर पर ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना से ये पूछा है कि क्या अब हम वैक्सीन के मुद्दे पर भी राजनीति करने जा रहे हैं। जीशान सिद्दीकी ने ट्वीट कर शिवसेना पर सवाल उठाया कि शिवसेना मंत्री द्वारा मेरे बांद्रा पूर्व विधानसभा में कल एक कोविड-19 वैक्सीन केंद्र का उद्घाटन अनिल परब जी ने किया। एक स्थानीय विधायक होने के नाते मुझे प्रोटोकॉल के मुताबिक क्यों नहीं बुलाया गया? क्या हम कोरोना के टीकों पर भी राजनीति कर रहे हैं? बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब महाविकास आघाड़ी में इस तरह जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे पहले भी एनडीए सरकार में तीनों दलों के बीच खींचतान जारी रही है। कांग्रेस का पहले भी आरोप रहा है कि एनडीए सरकार में सहयोगी दल होने के बावजूद उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। असम विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है, लेकिन राज्य में एक वर्ग अभी भी बीजेपी को हराने में ही जुटा था। चुनाव से पहले बीजेपी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया था ताकि मुस्लिमों का वोट हासिल किया जा सके। बावजूद मुस्लिमों ने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया। बीजेपी को अल्पसंख्यक मोर्चा के पंजीकृत सदस्यों के वोट भी नहीं मिले हैं, जिससे नाराज होकर बीजेपी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को भंग कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास की माने तो पार्टी को उन क्षेत्रों में बहुत कम वोट मिले जिनकी हमें उम्मीद थी। मुस्लिम बाहुल इलाके में बूथ कमेटियों के सदस्यों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है। भगवा पार्टी इस बार कम से कम 7 प्रवासी मुस्लिम बहुमत वाली सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही थी और मतदाताओं को लुभाने के लिए बूथ स्तर की जनसभाओं सहित एक केंद्रीय रणनीति भी अपनाई थी। हालांकि कामयाबी उसे कहीं नहीं मिली है, जिसके बाद बीजेपी ने यहां स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और मंडल कमेटी को भंग कर दिया है। असम में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की कुल सीटों में से 32 से 34 बीजेपी को एक विधानसभा सीट पर साल 2016 में जीत मिली थी। यहाँ जीतने वाले अमीनुल हकी लश्कर की इस साल इसी सीट पर AIUDF के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। इस बार असम विधानसभा में कुल 31 मुस्लिम विधायक हैं और वो सभी कांग्रेस और AIUDF से हैं। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी यहाँ सरकार बनाने में कामयाब रही है। बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में 126 में से 60 सीटों पर जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।